नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलिए साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि विनाश अधिनियम क्यों लागू हुआ और किस प्रकार से जमींदारा खात्मा हुआ। यानी कि आप अगर अपने गांव के अंदर किसी बुजुर्ग या किसी व्यक्ति से अंधेड़ उम्र के पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर से जमींदारा खात्मा होने का क्या कारण था, तो वह उसकी बाबत कई नई बातें घड़कर आप लोगों के सामने बताता है। दरअसल आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जमींदारा खात्मा क्यों हुआ और किस प्रकार जमींदारा खात्मा हुआ, क्या कारण रहा है जो उत्तर प्रदेश का जमींदारा खात्मा हुआ। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से सरकार ने वह अधिनियम लाया और उस अधिनियम के बाद जमींदारा खात्मा किया। साथियों, उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश यानी कि भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, जी हाँ, इसके अंतर्गत जो धाराएं और कानूनी कार्रवाई की मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है। आप किसी भी भूमि या किसी भी वर्ग की भूमि की जानकारी आप मुझसे पा सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी समय। साथियों, नंबर एक बात यह है कि जमींदारा विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम जुलाई 1950 में संसद में लाया गया था और साथियों 2 वर्ष के बाद यानी कि जुलाई 1952 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह गजट हुआ कि यह जमींदारा विनाश अधिनियम व भूमि व्यवस्था अधिनियम सन 1950 के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यही वह सच्चाई है। साथियों, हमारे देश में जमींदारा विनाश अधिनियम व जमींदारी कानून दोनों लागू हैं, इसीलिए दोनों तरह की जमीनें हैं और दोनों तरह की भूमि संबंधित अभिलेख यानी कि जो कागजात तैयार किए जाते हैं। साथियों, जिनको खादर जेट एरिया व बांगर नॉन जेट एरिया भी कहते हैं, और जिन जागीरदारों व जमींदारों ने अपनी भूमि का, यानी कि मैं आप लोगों को इस बात का विस्तार से बता रहा हूं कि जिन जमींदारों और जागीरदारों ने अपनी भूमि का मुआवजा नहीं लिया, वहां आज भी जमींदारी कानून चलता है। यानी कि सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि जो व्यक्ति अपनी भूमि का, यानी उन जमींदारों से कि जो व्यक्ति अपनी भूमि का मुआवजा लेना चाहता है वह सरकार से ले लें। जब यह कानून बना सन 1950 के अंदर, तो जो जमींदार थे उन्होंने अपनी भूमि का मुआवजा ले लिया। जहां पर यह मुआवजा लिया गया वहां पर जमींदारी का खात्मा हुआ और जिन लोगों ने जिन प्रदेशों में अपनी भूमि का मुआवजा नहीं लिया, वहां आज भी उन प्रदेशों के अंदर जमींदारा आज भी कायम है। जी हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जमींदारा कांग्रेस के समय में कुछ ऐसे लीडर थे जिनकी वजह से कांग्रेस नाराज थी और उत्तर प्रदेश का जमींदारा जबरन खात्मा किया गया। ऐसा नहीं है, यहाँ का जमींदार सरकार को बिक चुका था और सरकार ने उन्हें मुआवजा दे दिया था। और जिस जगह पर मुआवजा उन जमींदारों ने ले लिया था, जैसे कि जब पाकिस्तान की नींव रखी गई तो कुछ मुस्लिम जागीरदार थे जो जमींदारा जिनका यहाँ पर था उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लोग बंटवारे में पाकिस्तान की ओर गए, वह लोग अपनी भूमि का मुआवजा यहाँ से लेकर के पाकिस्तान को रवाना हुए। जिन लोगों ने सरकार से मुआवजा ले लिया था या जिन जागीरदारों ने यहाँ पर रहते हुए भी मुआवजा ले लिया था, उस प्रदेश के अंदर अधिकतर वहां पर भूमि विनाश अधिनियम को लागू किया गया। जी, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम धारा 1 दिनांक 8 मार्च 1954 में लागू हुई है, इस अधिनियम का शेष भाग 24 जुलाई सन 1954 यानी को लागू हुआ। इसकी विज्ञप्ति यानी कि संख्या 2584/4A यानी कि 8/12 सन 1954 की तिथि और 24/6 सन 1954 में राज्यपाल खंड 1
यानी कि चकबंदी अधिनियम 1953 में विचाराधीन हुआ और सन 1954 में यह भी लागू हुआ। इसलिए इसे चकबंदी अधिनियम सन 1953 के नाम से जाना जाता है कि ठीक उसी के 2 साल बाद चकबंदी अधिनियम को भी लागू किया गया, जिसे चकबंदी अधिनियम सन 1953 के नाम से जाना जाता है। यह मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं कि जिन लोगों को भूमि से संबंधित कोई भी ABCD की जानकारी नहीं है, उन लोगों को यह मालूम चल जाए कि भूमि के लिए क्या कानून है और चकबंदी के लिए क्या कानून है। जी हां साथियों, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूं। साथियों, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के आदेश 2007 और 12/8 FI यानी के 95 के अनुसार बैनामा दाखिल खारिज के वादों को सरल कर दिया गया और इसके अंतर्गत बैनामा वाले ही दिन यानी कि रजिस्ट्री कार्यालय में बैनामा कागजात की 2 छाया प्रति कराकर 1 छाया प्रति तहसीलदार को भेजी जाएगी। इसी प्रति के आधार पर तहसीलदार जमीन के क्रेता यानी कि जो जमीन को खरीदने वाला है और विक्रेता यानी कि सहदार, वह ग्राम पंचायत को समन भेजकर दाखिल खारिज की तारीख की सूचना देता है। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भूमि लेता है या फिर अपनी भूमि बेचता है तो वहां पर 2 कॉपी बनाई जाएंगी, एक तहसीलदार के कार्यालय में बनाई जाएगी, दी जाएगी और एक ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी। यानी कि अगर उस भूमि का कोई सह खातेदार है, यानी कि 2 भाई हैं, एक भाई उस भूमि को बेचता है और दूसरा भाई उस भूमि के अंदर है लेकिन वह अपनी भूमि नहीं बेचता है, तो उसके दाखिल खारिज के लिए वह तहसीलदार ग्राम पंचायत को एक समन देगा और जिस समन की अवधि 35 दिन की होती है और उस सह खातेदार को भी नोटिस जारी किया जाएगा कि फला फला व्यक्ति आपके खाते का जो ज्वाइंट अधिकार रखता है वह अपनी भूमि को बेच रहा है। यानी कि 35 दिन के अंदर अगर कोई आपत्ति क्रेता की ओर से या विक्रेता की ओर से नहीं आती है और धारा 156 व 157 सीलिंग के अंतर्गत नहीं का शपथ पत्र हल्फनामा देना अनिवार्य है। यानी कि अगर कोई भूमि सीलिंग की है तो उस सीलिंग की भूमि पर केवल हल्फनामा लगेगा ग्राम पंचायत की ओर से और वह भूमि उन लोगों के नाम कर दी जाएगी जो भूमि सरकार के द्वारा उन्हें पट्टे के रूप में दी गई है। लेकिन अगर किसी की संकरमय भूमि जमीन होती है और सह खातेदार उसमें होता है तो तहसीलदार 35 दिन की अवधि में यह मालूम करता है कि इस भूमि के ऊपर कोई विवाद तो नहीं है। अगर उस भूमि के ऊपर कोई विवाद नहीं पाया जाता है तो उसका दाखिल खारिज उस लेने वाले व्यक्ति के नाम कर दिया जाता है। लेकिन अगर सीलिंग का कोई पट्टा है यानी कि आपकी ग्राम के अंदर कोई सीलिंग की अगर भूमि है और उसका आप दाखिल खारिज नहीं होगा, उसका केवल हल्फनामा लगाया जाएगा और हल्फनामे के आधार पर उस पट्टे को उस व्यक्ति के नाम कर दिया जाएगा जो व्यक्ति उस भूमि के नाम से उस व्यक्ति को पट्टा दिया गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश शासना संख्या 304 यानी कि ऑब्लिक 1994 के अनुसार 10 वर्ष पुराने सभी पट्टों को अब संकरीय मणि भूमिधर घोषित कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी भूमि पर काबिज है जो ग्राम समाज के द्वारा उसे पट्टे पर दी हुई है तो धारा 131 ख के आधार पर उस व्यक्ति को अब मालिकाना हक उत्तर प्रदेश के अंदर दिया जाता है। और साथियों, यह आदेश 14 जनवरी सन 1995 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। साथ ही जिन पट्टों की अवधि यानी आगे भी पूरी होती जाएगी और क्रमशः संकरमणि भूमि दर घोषित होती है और होती जाएगी, इसी शासनादेश में यह भी व्यवस्था दी गई है कि भूमिहीन खेतीहर मजदूर अपने गांव यानी कि समाज की भूमि पर 30 जून सन 1985 के पूर्व काबिज है उसे ग्राम सभा बेदखल नहीं कर सकती। यानी कि जिस व्यक्ति के पास अगर ग्राम समाज की भूमि सन 1985 से वह उस भूमि के ऊपर काबिज है तो उसे सरकार वहां से बेदखल नहीं कर सकती और या फिर ग्राम पंचायत उसे वहां से बेदखल नहीं कर सकती जो 30 जून सन 1985 से पहला पूर्व यानी कि उस पर काबिज है।
उन्हें ग्राम सभा बेदखल नहीं कर सकेगी, बल्कि वह मालिक हो जाएंगे। जी हां, वह लोग जो 30 जून सन 1985 से पहले पूर्व यानी उस पर भूमि पर काबिज थे, उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश पारित किए कि अब विरासत के मामले में मृतक की विधवा का नाम भी सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि अर्थात विरासत के लड़कों के साथ उनकी मां का नाम भी सह खातेदार के रूप में दर्ज होगा। यानी कि अगर कोई बच्चा नाबालिग है तो उसकी माता को संरक्षणा माता के नाम से उसका नाम भी उस भूमि के अंदर रखा जाएगा। साथियों, आज जो मैंने आप लोगों को जानकारी ही दी है, शायद आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट हैं। अगर इस बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी करनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उससे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।